हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द टारगेट गुरुकुल। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिजिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे बेस्ड है। तो ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ऐसे ही आपके क्वेश्चंस आते हैं, कैसे आपको अटेम्प्ट करना है मैं सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको बताऊंगी। और क्लास स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप कॉपी और पेन लेकर ही बैठें, ठीक है। फिजिक्स क्लास में, फिजिक्स हो या मैथ हो, आपको कॉपी और पेन लेके बैठना है। यहाँ पे मैं आपको पूरा सॉल्व नहीं करूँगी, जिससे कोई भी न्यूमेरिकल आता है तो उसको मैं आपको हिंट दूंगी, आप उसको सॉल्व करेंगे एंड देन आंसर बताएंगे और मैं आपको आंसर बताऊंगी, ठीक है। आप अपना आंसर मैच कर लीजिएगा। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है वो बहुत ज़्यादा डेवलप होगी, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपके पास टाइम नहीं होता है और आप एक क्वेश्चन में अगर 5 मिनट लगा देंगे तो बहुत दिक्कत करेगा, ठीक है। आपको एक क्वेश्चन पे 2 मिनट मिनिमम मान के चलिए कि आपको एक क्वेश्चन पे 2 मिनट देना है, तो इतनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। और उससे पहले ये कि मैंने प्रीवियस 2 वीडियोस में आपको क्लास 11th और क्लास 12 की जितनी फिज़िक्स में जितने भी फॉर्मूले थे उसका शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिया है, और ये भी बोला था कि आप इसको रिवाइज़ करते रहिए, ठीक है। जैसे आप, तो आई होप कि आप लोग रिवाइज़ कर लिए होंगे, आपको सारे फार्मूले लर्न हो गए होंगे, ठीक है। अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चंस है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि 3 अर्ध आयु काल के पश्चात एक रेडियोधर्मी पदार्थ का अवशेष रहेगा। तो ये हमारे रेडियो एक्टिव से नाभिक वाला जो चैप्टर है न्यूक्लियर, उससे है। इसमें जो फॉर्मूला होता है अवशेष मात्रा बराबर प्रारंभिक मात्रा गुणे 1/2 की घात n। ये होती है प्रारंभिक मात्रा को अवशेष मात्रा इक्वल टू n, और प्रारंभिक मात्रा को हम n0 से डिनोट करते हैं, और मल्टीप्लाई बाई 1/2 की पावर n, जहाँ ये n जो है किसको डिनोट करता है, अर्ध आयु काल को। n किसको डिनोट करता है, अर्ध आयु काल को। इस फॉर्मूले पे आपको रखना है। अर्ध आयु काल कितना गिवन है, 3। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इस n की जगह पे आप रिप्लेस करेंगे 3 एंड इसको सॉल्व करेंगे तो n इक्वल टू n0 बाई ये आएगा आपका 8, ठीक है। यानी कि जो अवशेष मात्रा है वो प्रारंभिक मात्रा की 1/8 है। अवशेष मात्रा प्रारंभिक मात्रा की कितनी है, 1/8 है। तो अगर आप इसका परसेंटेज निकालेंगे तो यहाँ से देखिए, प्रारंभिक 100 का 1/8, 100 का 1/8 करेंगे तो 100 मल्टीप्लाई बाई 1/8 एंड देन आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 12.5%। तो आपका यहाँ से अगर ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 12.5, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फोटान का गतिक द्रव्यमान सूत्र है। तो ये तो आपका सिंपली फार्मूला बेस्ड है। अगर आपको फार्मूला लर्न है तो आप इजीली बता सकते हैं कि फोटान का जो गतिक द्रव्यमान सूत्र होता है वो h/c लैम्डा होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, वायु का ताप 27 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर 227 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, उसके अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा का अनुपात हो जाएगा। यहाँ पे आपका काइनेटिक एनर्जी में रेशियो पूछ रहा है, और पूछे इसका जो प्रारंभिक ताप यानी कि T1 आपका गिवन है, T1 है 27 डिग्री सेल्सियस। इसको अगर आप केल्विन में चेंज करेंगे यानी कि इसमें क्या 273 आप ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 300 केल्विन। और आपका दूसरा जो टेम्परेचर दिया है T2 वो आपका दिया है 227 डिग्री सेल्सियस। इसको भी आप अगर केल्विन में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 500 केल्विन, ठीक है। अब यहाँ से आपकी एनर्जी क्या बोलते हैं उसकी, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है अणुगति सिद्धांत के, गैसों के अणुगति सिद्धांत के अनुसार जो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है वो ये होता है E = 3/2 kT, ठीक है। अब यहाँ पे प्रारंभिक और अंतिम यानी कि 2 आपको टेम्परेचर गिवन है, तो 2 गतिज ऊर्जा यहाँ पे E1 = 3/2 k इंटू, क्योंकि k आपका एक कांस्टेंट है जिसको बोलते हैं बोल्ट्जमान कांस्टेंट। इसकी वैल्यू क्या होती है, निश्चित होती है, नियत होती है, कांस्टेंट होती है, और ये होता है 1.3 × 10⁻⁻23 बोल्ट्जमान कांस्टेंट की ये वैल्यू होती है। तो ये सब आपका कांस्टेंट है, वैल्यू चेंज होगा आपका गतिज ऊर्जा और टेम्परेचर आपका चेंज हो रहा है।
और दूसरा यानी कि E2 आप लिखेंगे E2 इज इक्वल टू 3/2 K इंटू T2। ठीक है, अब यहाँ से आप डिवाइड करेंगे तो आप यहाँ से पाएंगे क्या, ये आपका कैंसिल हो जाएगा और T1 आपका है 300 और T2 है आपका 500। यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा आपका 3/5। तो यहाँ से अगर आप ऑप्शन देखेंगे 3/5, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका 3/5। ओके, उसके बाद आपको क्लियर हो रहा है। अगर आपको कहीं पे भी कोई भी चीज़ डाउट हो, कोई चीज़ क्लियर ना हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। हम आपके हर कमेंट्स को रीड करते हैं और उसका आंसर देने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट है वांडर वाल गैस के लिए बायल ताप TB होता है। ये भी आपका उसी गैसों के अणुगति सिद्धांत के जो हम बताए थे कि बहुत इंपॉर्टेंट है गैस ये वाला चैप्टर, तो उससे डायरेक्टली फॉर्मूला पूछा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, TB इज इक्वल टू APV/RB। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि रुद्धोष्म प्रक्रम में गैस की अवस्था समीकरण होगी। ठीक है, ये भी आपका डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है। ये होता है एडियाबेटिक एक्सपेंशन। एडियाबेटिक प्रोसेस में जो रुद्धोष्म प्रक्रम है उसमें जो गैस का इक्वेशन होता है PV की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी कि PV की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट यानी कि नियतांक। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो गया। ये भी डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है, वो भी थर्मोडायनेमिक्स। हमने कहा था कि थर्मोडायनेमिक्स से आपका 2-3 क्वेश्चन आपका आज ईजिली आ ही जाएगा, तो आपको थर्मोडायनेमिक्स अच्छे से तैयार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है भू तथा समुद्री वायु परिणामित होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, संवहन से। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन कलांतर डेल्टा फाई तथा पथांतर डेल्टा एक्स में संबंध है। ये भी आपका फार्मूला बेस्ड है। देखिए कितने सारे क्वेश्चंस में डायरेक्टली आपका फार्मूला ही पूछ रहा है, क्योंकि इतने कम टाइम में आपका ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं पूछता है। बहुत ईजी पेपर होता है, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। ठीक है, तो यहाँ से आपकी पूरी प्रिपरेशन यहीं से हो जाएगी, पूरी तैयारी आपकी यहीं से होगी, आप एकदम बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेंगे। ठीक है, तो इसका कलांतर और पथांतर में जो रिलेशन होता है वो होता है डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स। ये होता है आपका रिलेशन। अगर आप ऑप्शन मैच करें तो डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। ये हमारा ऑप्टिक्स से, और ये है क्वेश्चन 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के संपर्क में है, संयोग की क्षमता होगी। आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। ठीक है, तो अवतल लेंस की जो फोकस दूरी मेज़र करते हैं वो नेगेटिव साइन के साथ लेते हैं। तो संयोजन की क्षमता का जो फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू P1 प्लस P2, और यहाँ पे आपका आंसर डायोप्टर में दिया है और से फोकस दूरी आपके सेंटीमीटर में दी है, तो आप यहीं से कन्वर्ट करके, और जो क्षमता होती है वो होती है 1/f1 प्लस 1/f2। अब यहाँ पे दोनों की फोकस दूरी गिवन है, यानी कि 1/40 और माइनस ये अवतल लेंस है तो -1/25। अब ये सेंटीमीटर में, इसको डायोप्टर में चेंज करने के लिए डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे और देन इसको सॉल्व करेंगे आप, तो ये आएगा आपके पास, ये यूँ इस तरह से आएगा 100/40 माइनस 100/25। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर है, इसको सॉल्व करिए, वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करिए और बताइए मुझे क्या आंसर आ रहा है। इसका आंसर मैं बता रही हूँ -1/5 इसका करेक्ट आंसर रहेगा, -1.5 डायोप्टर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है,
आपको करना है सॉल्व। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखते हैं, प्रकाश के प्रकीर्णन का अध्ययन करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। तो जब भी लाइट का डिफ्रैक्शन का अध्ययन करते हैं तो वो फोटोमीटर के थ्रू करते हैं। किसके थ्रू? फोटोमीटर के द्वारा अध्ययन किया जाता है प्रकाश के प्रकीर्णन का। और इसी पे बेस्ड एक बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है मेरे पास, इसको आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। सारे लोग को कमेंट करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। इसके एक को आप नोट करिए क्वेश्चन को, किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है? नोट करिए क्वेश्चन, किसके कारण आकाश का जो कलर है, स्काई का कलर जो है वो नीला दिखाई देता है? इसका आंसर मुझे कमेंट करके सबको देना, इसी पे बेस्ड है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नोट कर लिया सबने? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फार्मूला बेस्ड, कोई न्यूमेरिकल नहीं है। कौन सा समीकरण सरल आवर्त गति को व्यक्त करता है? SHM, ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। आप पढ़े होंगे, पूरा एक चैप्टर है सिंपल हार्मोनिक मोशन पे, तो उसका सिंपली इक्वेशन पूछ दिए। तो उसकी इक्वेशन होती है y a sin ओमेगा t प्लस फाई, बट यहाँ पे फाई की जगह आपका थीटा ही है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया, y a sin ओमेगा t प्लस थीटा। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक सरल लोलक की लंबाई यदि 4 गुनी बढ़ा दी जाए तो उसकी दोलन आवृत्ति हो जाएगी। इसका एक सिंपली फार्मूला होता है, उस फार्मूले पे पुटअप करेंगे तो आपका आंसर आएगा आधी। ठीक है, सरल लोलक की लंबाई, अच्छा मैं फार्मूला बता रही हूँ आपको, फार्मूला क्या होता है अभी आप पूछेंगे कमेंट करके, मैं फार्मूला क्या होता है। फार्मूला होता है इसका आवृत्ति का, न्यू डैश इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ जी बाई एल। ये आपका होता है फॉर्मूला, ये आपका क्या होता है? फॉर्मूला। और यहाँ से आप जैसे प्रारंभिक, ये आपकी एल आप जो अंतिम लंबाई, ये क्या है, एक सरल लोलक की लंबाई यदि 4 गुनी कर दी जाए तो इसकी प्रारंभिक लंबाई एल है, और जो बढ़ा दी गई लंबाई एल डैश इक्वल टू प्रारंभिक लंबाई की कितनी कर दी गई? 4 गुनी कर दी गई। तो अगर आप यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये तो आपका कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पे आप उसके लिए न्यू डैश, इसकी नई आवृत्ति लिखेंगे, न्यू डैश इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ जी अपॉन, यहाँ पे बस लिखेंगे आप 4L, और फिर उसके बाद इसको सॉल्व, ये तो आपका आ जाएगा इतना, तो आपका न्यू ही रहेगा, और डिवाइडेड बाई आपका आएगा 2। यहाँ से अंडर रूट में इसको बाहर निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2, और बाकी ये जो इतना टर्म है ये आपका न्यू के इक्वल, यानी कि प्रारंभिक आवृत्ति के इक्वल है। तो प्रारंभिक आवृत्ति की आधी हो जाती है, ठीक है, जो नई आवृत्ति है वो प्रारंभिक आवृत्ति की आधी हो जाती है, 1/2 हो जाती है, हाफ हो जाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड लोलक का आवर्तकाल होता है, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सेकेंड लोलक का जो आवर्तकाल होता है वो होता है 2 सेकेंड। नोट करिएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, रेडियो तरंग वायुमंडल के किस भाग से परावर्तित होती है? तो जो रेडियो तरंग है वो वायुमंडल के आयनोस्फीयर भाग से क्या होती है? रिफ्लेक्ट होती रहती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ध्वनि की चाल अधिकतम होगी। तो ध्वनि की चाल जो है सबसे ज़्यादा होती है आपकी सॉलिड में, यानी कि ठोस में ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि जो ठोस की अणु होती है वो बहुत पास होती हैं। तो जाहिर सी बात है उसमें कोई भी अगर साउंड जाएगा, कोई भी ध्वनि उसमें जब एंटर करती है किसी ठोस माध्यम में, कोई भी सॉलिड मीडियम होता है उसमें जब एंटर करेगी कोई भी ध्वनि, तो वो उसके अणु पास होते हैं, तो ज़्यादा तेज़ी से क्या करते हैं? मूव करेंगे, जिससे कि क्या होती है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो निर्वात, वायु, जल, लोहा, लोहा एक ठोस पदार्थ है, सॉलिड है, तो लोहे में ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा क्या होगी? अधिकतम होगी। उसके बाद बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि कोणीय आवृत्ति ओमेगा तथा संचरण नियतांक के लिए समूह वेग का सही संबंध है। ये भी डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है। ये सारे फार्मूले आपको मेरे शॉर्ट नोट्स में मिल जाएंगे। अगर आप लोगों ने मेरी वो प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो इसी चैनल पे पड़ी हुई है, आप उस वीडियोस को देखिए, टेलीग्राम पे उसकी PDF है। फॉर्मूले देखिए, ज़्यादातर क्वेश्चन आपका रिलेशन पूछ रहा है कि इसके और इसके बीच में क्या संबंध है, इसका सही समीकरण, इसका फॉर्मूला, सब ज़्यादातर क्वेश्चन यही है। और फॉर्मूले से एक और चीज़ आपकी हो जाएगी कि आपका न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो जाएगा उससे।
तो जो कोणीय आवृत्ति ओमेगा और संचरण नियतांक के लिए जो संबंध होता है वो होता है v इक्वल टू ओमेगा बाई के, v इक्वल टू ओमेगा बाई के। तो आप यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, v इक्वल टू ओमेगा बाई के। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चंस रहने देते हैं। बाकी हमारी नेक्स्ट वीडियो यानी कि शाम में 5 बजे रोज़ मेरी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं कराऊंगी आपको, जिससे कि आपकी पूरी जो प्रैक्टिस है वो यहाँ से हो जाएगी और आपको मेरे साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और जो भी आपको क्वेश्चंस नहीं समझ में आ रहा है आप कमेंट करके पूछिए, मैं उसका पूरा सॉल्यूशन आपको दूंगी। या कोई भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्ज़ाम को लेकर आपके मन में कोई भी डाउट होता है तो उसको भी आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा उसका कमेंट, उसका रिप्लाई ज़रूर करिएगा। अगर आपका ऑप्शन सही है तो मैं बता दूंगी। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।